नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय व्यवस्था के एक बेहद अहम हिस्से पर बात करेंगे, राज्यों के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स। जी। हमारे एक श्रोता ने एम लक्ष्मीकांत की किताब इंडियन पॉलिटी से कुछ हिस्से साझा किए हैं और आज हम इन्हीं के आधार पर हाई कोर्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो आज हम क्या जानने वाले हैं? हम समझेंगे कि ये हाई कोर्ट्स क्या हैं, हमारे न्यायिक ढांचे में इनका क्या स्थान है, ये कैसे बने, जजों की नियुक्ति कैसे होती है, इनके पास क्या ताकतें हैं और सबसे जरूरी, इनकी आज़ादी कैसे सुनिश्चित की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। हाई कोर्ट्स राज्य स्तर पर न्यायपालिका के शिखर पर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ठीक नीचे। भारत की जो एकीकृत न्याय प्रणाली है, उसमें इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सिर्फ कानूनों की व्याख्या ही नहीं करते, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के, आप कह सकते हैं, रक्षक भी हैं। आज हम इन स्रोतों से इनकी कार्यप्रणाली और महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भारत में हाई कोर्ट्स का सफर शुरू कैसे हुआ? इतिहास क्या कहता है इस बारे में? ये दिलचस्प है। इनकी शुरुआत असल में 1862 में हुई, जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट्स स्थापित किए गए थे। अच्छा, 1862 में। जी। फिर 1866 में इलाहाबाद में चौथा हाईकोर्ट बना और फिर धीरे धीरे ब्रिटिश भारत के लगभग हर प्रांत का अपना हाईकोर्ट हो गया। और 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो इन्हीं प्रांतीय हाईकोर्ट्स को संबंधित राज्यों के हाईकोर्ट्स का दर्जा मिल गया। और हमारे संविधान में इनके बारे में क्या व्यवस्था है? मतलब क्या कहा गया है? हाँ, संविधान का भाग 6 और उसमें अनुच्छेद 214 से 231 तक खास तौर पर हाईकोर्ट्स के संगठन, उनकी स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से ही जुड़ा है। अच्छा। अनुच्छेद 214 तो ये कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा। पर 1956 में एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था। हाँ। उसने संसद को यह अधिकार दिया कि वो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों या फिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा हाईकोर्ट भी बना सकती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि हर राज्य का अपना अलग हाईकोर्ट हो ही? हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आज देश में 25 हाईकोर्ट्स हैं, लेकिन कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक ही हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे पंजाब और हरियाणा का, उनका एक ही हाईकोर्ट है चंडीगढ़ में। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो केवल दिल्ली ही ऐसा है जिसका अपना हाईकोर्ट है 1966 से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी अब एक साझा हाईकोर्ट है। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट्स के तहत आते हैं। अच्छा। और संसद चाहे तो किसी केंद्र शासित प्रदेश को किसी हाईकोर्ट के दायरे से बाहर भी कर सकती है या उसमें शामिल भी कर सकती है। ये शक्ति संसद के पास है। नियुक्ति कैसे होती है? देखिए, हर हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें चीफ जस्टिस कहते हैं, और उतने अन्य न्यायाधीश यानी जजेस होते हैं जितने राष्ट्रपति समय समय पर जरूरी समझें। यानी संख्या तय नहीं है? नहीं, संविधान जजों की कोई निश्चित संख्या तय नहीं करता है। ये राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ा गया है, जो कोर्ट के काम के बोझ को देखते हुए संख्या तय करते हैं। और जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? ये तो काफी चर्चा में रहती है, खासकर वो कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। हाँ, ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और विवादों में भी रही है। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरा करते हैं। और जो बाकी जज हैं उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति, सीजेआई और राज्यपाल के अलावा उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेते हैं। अच्छा। और अगर मान लीजिए कोई साझा हाईकोर्ट है, जैसे पंजाब हरियाणा वाला, तो संबंधित सभी राज्यों के राज्यपालों से सलाह ली जाती है। यहाँ ये सलाह मशवरा या कंसल्टेशन का मतलब क्या सिर्फ राय लेना है या ये बाध्यकारी है? इस पर काफी बहस हुई है। हाँ, इस पर बहुत बहस हुई है। ये सिर्फ राय लेना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में, खासतौर से सेकंड जजेस केस 1993 में, ये साफ कर दिया था कि नियुक्ति के मामले में सीजेआई की राय को प्रधानता दी जाएगी और उनसे प्रभावी सलाह मशवरा होना जरूरी है। अच्छा। फिर थर्ड जजेस केस 1998 में कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए सीजेआई को अकेले नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की 2 वरिष्ठतम जजों के कॉलेजियम से सलाह करनी चाहिए। यानी ये एक संस्थागत राय है, सिर्फ सीजेआई की व्यक्तिगत राय नहीं। समझ गई। और वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी का क्या हुआ था? उसे तो कॉलेजियम की जगह लाया गया था ना? हाँ, वो 2014 में 99वें संविधान संशोधन के जरिए एनजेएसी लाया गया था। कोशिश ये थी कि जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भी कुछ भूमिका हो।
थोड़ी पारदर्शिता बढ़े। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 4th जजेस केस में उसे असंवैधानिक करार दे दिया। क्यों? कोर्ट का मानना था कि एनजेएसी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसलिए पुरानी जो कोलेजियम प्रणाली थी वही फिर से लागू हो गई। तो ये स्वतंत्रता बनाम पारदर्शिता की बहस अभी भी जारी है एक तरह से। बिल्कुल, ये बहस चलती रहती है। अच्छा, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? स्रोत बताते हैं कि 3 मुख्य योग्यताएं हैं। पहली, व्यक्ति भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरी, उसे भारत में कम से कम 10 साल तक कोई न्यायिक पद मतलब जुडिशियल ऑफिस धारण करने का अनुभव हो। 10 साल? हाँ। या फिर तीसरी योग्यता ये है कि वो कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में या एक के बाद एक कई हाई कोर्ट्स में वकील रहा हो। अच्छा, यहाँ 2 बातें ध्यान देने वाली लगती हैं। एक तो ये कि संविधान में जज बनने के लिए कोई न्यूनतम उम्र नहीं बताई गई है। सही कहा। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट से अलग हाई कोर्ट में किसी प्रतिष्ठित विधिवेत्ता यानी डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट को जज बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही। ये 2 महत्वपूर्ण अंतर हैं सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। अच्छा, नियुक्ति के बाद जज को पद संभालने से पहले राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। शपथ में क्या होता है? इस शपथ में वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने, भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने, बिना किसी डर या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के अपने कर्तव्यों का पालन करने और संविधान व कानूनों को बनाए रखने का वचन देते हैं। ठीक है। और इनके वेतन भत्ते वगैरह कैसे तय होते हैं? जजों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, छुट्टी, पेंशन, ये सब समय समय पर संसद तय करती है। संसद तय करती है, राज्य विधानमंडल नहीं? हाँ, संसद। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नियुक्ति के बाद सिर्फ वित्तीय आपातकाल को छोड़कर इनमें कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे जज को नुकसान हो। अच्छा, ये तो उनकी स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। इससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बनी रहती है। जैसे 2018 में वेतन बढ़ाए गए थे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए 250 लाख रुपए प्रतिमाह और अन्य न्यायाधीशों के लिए 2,25,000 प्रतिमाह कर दिया गया था। इसके अलावा उन्हें और भी कई भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं और रिटायर होने पर उन्हें अपने आखिरी वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलता है। ठीक है। अब ये बताइए कि जज अपने पद पर कब तक बने रहते हैं? क्या उनका कार्यकाल निश्चित होता है? देखिए, संविधान सीधे तौर पर कोई कार्यकाल तय नहीं करता, लेकिन ये जरूर बताता है कि वो 62 साल की उम्र प्राप्त करने तक पद पर बने रह सकते हैं। 62 साल। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये 65 है ना? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 है, हाई कोर्ट के लिए 62 साल। और अगर उनकी उम्र को लेकर कोई सवाल उठता है तो राष्ट्रपति सीजीआई से सलाह लेकर फैसला करते हैं और वो फैसला अंतिम माना जाता है। और 62 साल से पहले? उससे पहले जज खुद राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं या फिर उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया काफी जटिल है। हाँ, हटाने की प्रक्रिया। क्या ये आसान है? उन्हें कैसे हटाया जा सकता है? बिल्कुल आसान नहीं है और ये प्रक्रिया वैसी ही है जैसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की है। उन्हें हटाने के लिए केवल 2 ही आधार संविधान में दिए गए हैं, सिद्ध कदाचार या अक्षमता। भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन इसे पास करने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। विशेष बहुमत मतलब उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। तो ये प्रक्रिया वाकई बहुत कठिन है और इसी वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता काफी हद तक सुनिश्चित होती है। क्या इस प्रक्रिया का पालन करने के लिए कोई अलग से कानून भी है? हाँ, बिल्कुल। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है जो इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे प्रस्ताव लाया जाएगा, कैसे आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यों की समिति बनेगी। समिति में कौन होते हैं? उसमें सुप्रीम कोर्ट के कोई जज या मुख्य न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता शामिल होते हैं। यह समिति जांच करती है। अच्छा। अगर समिति जज को दोषी पाती है तभी सदन उस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है और अगर दोनों सदन उसे विशेष बहुमत से पास कर देते हैं तब जाकर राष्ट्रपति उन्हें हटाने का आदेश जारी करते हैं। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि आज तक किसी भी हाईकोर्ट जज पर ये महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। सही कहा, यह प्रक्रिया इतनी सख्त है कि इसका इस्तेमाल लगभग हुआ ही नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रांसफर की। जजों का तबादला भी होता है। हाँ। राष्ट्रपति सीजीआई से सलाह करने के बाद किसी जज को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी तो विवाद हुए हैं। हाँ, हुए हैं। 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसफर केवल एक असाधारण उपाय के रूप में और सिर्फ सार्वजनिक हित में होना चाहिए, न कि किसी को सजा देने के तौर पर। फिर 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जजों के ट्रांसफर में मनमानी की जांच के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है,
लेकिन इसे केवल वही जज चुनौती दे सकता है जिसका ट्रांसफर हुआ है। अच्छा। और थर्ड जजेस केस 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने ये और स्पष्ट किया कि ट्रांसफर के मामले में सीजेआई को सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के अलावा उन दोनों हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श करना चाहिए जहां से न्यायाधीश स्थानांतरित हो रहा है और जहां वो जा रहा है। तो इसमें भी काफी सारे चेक और बैलेंस हैं। बिल्कुल। क्या कुछ खास स्थितियों में मतलब अस्थायी तौर पर भी जजों की नियुक्ति हो सकती है? हाँ, संविधान में इसके लिए भी प्रावधान है। 3 तरह के अस्थायी जज हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला, राष्ट्रपति हाईकोर्ट के किसी जज को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त कर सकते हैं अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो या वो अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या अपने काम करने में असमर्थ हो। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीशों एडिशनल जजेस की नियुक्ति कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए। ऐसा तब होता है जब हाईकोर्ट के काम में अस्थायी रूप से बहुत बढ़ोतरी हो गई हो या बहुत सारा काम बकाया हो। और तीसरा, कार्यवाहक न्यायाधीश एक्टिंग जज नियुक्त किए जा सकते हैं। ये तब होता है जब कोई स्थायी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के अलावा अनुपस्थित हो या अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा हो। अच्छा। ये जो अतिरिक्त और कार्यवाहक जज हैं, ये दोनों 62 वर्ष की आयु के बाद पद धारण नहीं कर सकते। और रिटायर्ड जजों के बारे में भी कुछ है शायद? हाँ, एक और व्यवस्था है। किसी राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की और उस संबंधित व्यक्ति की पूर्व सहमति से उसी हाईकोर्ट या किसी अन्य हाईकोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से भी अनुरोध कर सकते हैं कि वो अस्थायी अवधि के लिए उस राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य करें। अच्छा, ये भी संभव है? जी, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा तय भत्ते मिलते हैं और इस दौरान उन्हें जज के सभी अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। तो हाई कोर्ट की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है? हाँ, ये बेहद जरूरी सवाल है। संविधान ने हाई कोर्ट के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। इनको हम कुछ हिस्सों में देख सकते हैं। बताइए। पहला तो है नियुक्ति का तरीका। जैसा हमने देखा, नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका के सदस्यों यानी सीजेआई और एचसी के सीजे की सलाह जरूरी है। इससे कार्यपालिका का पूरी तरह से विवेक खत्म हो जाता है और राजनीतिक आधार पर नियुक्तियों की आशंका कम होती है। दूसरा, कार्यकाल की सुरक्षा। जजों को केवल संविधान में बताए गए तरीके और आधारों पर ही हटाया जा सकता है। वो राष्ट्रपति की मर्जी पर पद धारण नहीं करते। ये उन्हें बिना किसी डर के काम करने की सुरक्षा देता है। सही। तीसरा, निश्चित सेवा शर्तें। उनके वेतन भत्ते वगैरह संसद तय करती है, लेकिन नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए इन्हें बदला नहीं जा सकता सिवाय वित्तीय आपातकाल के। वित्तीय स्वतंत्रता भी जरूरी है। बिल्कुल। चौथा, उनके जो खर्चे हैं जैसे जजों के वेतन और भत्ते और हाईकोर्ट के प्रशासनिक खर्चे, ये राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर भारित होते हैं। यानी राज्य विधानमंडल इन पर मतदान नहीं कर सकता, केवल चर्चा कर सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, जजों की पेंशन भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होती है, राज्य की नहीं। ये दिलचस्प है। जी। पांचवा, न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती। संसद या राज्य विधानमंडल में जज अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो आचरण करते हैं उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती, सिवाय तब जब उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विचार हो रहा हो। छठा, सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास पर प्रतिबंध। जो रिटायर्ड स्थायी न्यायाधीश हैं वो सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट्स को छोड़कर भारत में किसी भी अदालत या प्राधिकरण के सामने वकालत या कार्य नहीं कर सकते। इससे क्या फायदा? इससे ये सुनिश्चित होता है कि वो भविष्य में किसी फायदे की उम्मीद में कोई फैसला ना दें। सातवां, अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति। हाई कोर्ट अपनी अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। इससे उनका अधिकार, सम्मान और गरिमा बनी रहती है। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आठवां, अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता। मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका के हस्तक्षेप के बिना अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकते हैं और उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं। और नौवां, इसके अधिकार क्षेत्र को कम नहीं किया जा सकता। संविधान में जो हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां बताई गई हैं, उन्हें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कम नहीं कर सकते। तो ये सारे प्रावधान मिलकर वाकई हाईकोर्ट की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को मजबूती देते हैं। निश्चित रूप से। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, हाईकोर्ट की शक्तियां और उनका अधिकार क्षेत्र। ये क्या क्या है? काफी व्यापक लगता है। हाँ, बहुत व्यापक है।
हाईकोर्ट अपने राज्य के भीतर अपील सुनने वाली सबसे बड़ी अदालत है। ये मौलिक अधिकारों का रक्षक है और संविधान का व्याख्याता भी है। इसकी शक्तियां और अधिकार क्षेत्र संवैधानिक प्रावधानों, लेटर्स पेटेंट, संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों और विभिन्न संहिताओं जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी से तय होते हैं। मोटे तौर पर हम इनके अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को 7 श्रेणियों में बांट सकते हैं। 7, ठीक है, बताइए। पहला है मूल अधिकार क्षेत्र, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब है कुछ मामलों की सुनवाई सीधे हाईकोर्ट में ही शुरू हो सकती है, अपील के तौर पर नहीं। जैसे कौन से मामले? जैसे संसद सदस्यों और राज्य विधानसभा सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद, राजस्व से जुड़े मामले, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करवाना और ऐसे मामले जो निचली अदालत से हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाते हैं जिनमें संविधान की व्याख्या का कोई महत्वपूर्ण सवाल जुड़ा हो। अच्छा। इसके अलावा कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली हाईकोर्ट्स के पास कुछ ज्यादा कीमत वाले दीवानी मामलों, सिविल केसेस में भी मूल अधिकार क्षेत्र हैं। वैसे मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार 1973 में खत्म कर दिया गया था। ठीक है। दूसरा है रिट अधिकार क्षेत्र, रिट जुरिस्डिक्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, जिसका मतलब है किसी भी सामान्य कानूनी अधिकार के लिए, रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी रिट? वही 5 रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबिस कॉर्पस, परमादेश मैंडेमस, उत्प्रेषण सर्श्योरी, प्रतिषेध प्रोहिबिशन और अधिकार प्रच्छा को वारंटो। ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है अनुच्छेद 32 के तहत। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ समवर्ती कॉन्करेंट है, लेकिन हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार ज्यादा व्यापक है। ज्यादा व्यापक कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा किसी भी अन्य कानूनी अधिकार के हनन पर भी रिट जारी कर सकता है। अच्छा, यानी आम नागरिक अपने किसी भी कानूनी अधिकार के हनन पर भी सीधे हाईकोर्ट जा सकता है, सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए ही नहीं। बिल्कुल, यही अनुच्छेद 226 की खासियत और व्यापकता है। और हाईकोर्ट अपने क्षेत्र के बाहर भी रिट जारी कर सकता है अगर कार्रवाई का कारण, कॉज ऑफ एक्शन, उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्र कुमार केस 1997 में कहा था कि हाईकोर्ट का ये रिट क्षेत्राधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, इसे छीना नहीं जा सकता। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली प्रावधान है। तीसरा अधिकार क्षेत्र? तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपेलेट जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट मुख्य रूप से एक अपील सुनने वाली अदालत है। ये अपने अधीन आने वाली निचली अदालतों के दीवानी, सिविल और फौजदारी, क्रिमिनल दोनों तरह के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। किस तरह की अपीलें? दीवानी मामलों में, जैसे जिला अदालतों आदि से, पहली अपील आती है, जो कानून और तथ्य दोनों पर हो सकती है अगर मामले की कीमत एक निश्चित सीमा से ज्यादा हो। फिर दूसरी अपील भी आती है, जो केवल कानून के सवालों पर होती है। कई बार एक ही हाई कोर्ट के सिंगल जज के फैसले के खिलाफ उसी एचसी की डिवीजन बेंच में भी अपील होती है, इंट्रा कोर्ट अपील। अच्छा। और फौजदारी मामलों में सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय के फैसलों से अपील यहाँ आती है, खासकर अगर सजा 7 साल से ज्यादा की कैद की हो। और मौत की सजा के मामले में? हाँ, अगर सत्र न्यायालय ने मौत की सजा दी है तो उसकी पुष्टि हाईकोर्ट द्वारा किया जाना जरूरी है, भले ही अभियुक्त ने अपील दायर की हो या ना की हो। ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है। समझ गई। चौथा है पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अनुच्छेद 227 के तहत हाई कोर्ट अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाली सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों के कामकाज का अधीक्षण कर सकता है। इसमें सैन्य अदालतें शामिल नहीं हैं। अधीक्षण मतलब सिर्फ प्रशासनिक देखरेख नहीं, ये उससे ज्यादा है। इसमें प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह की देखरेख शामिल है। हाई कोर्ट निचली अदालतों से रिटर्न मांग सकता है, उनके लिए नियम बना सकता है, उनके हिसाब किताब के फॉर्म तय कर सकता है, उनकी फीस तय कर सकता है। ये एक तरह से पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार भी है और हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, लेकिन ये एक असाधारण शक्ति है और इसका इस्तेमाल बहुत संयम से और जरूरत पड़ने पर ही किया जाना चाहिए। यानी हाई कोर्ट एक तरह से निचली अदालतों का बड़ा भाई है, जो उनके काम पर जरूरत पड़ने पर नजर रखता है और गाइड भी करता है। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ये पर्यवेक्षी शक्ति काफी व्यापक है। इसके अलावा 5वां है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये पर्यवेक्षी से अलग कैसे है? ये ज्यादातर प्रशासनिक नियंत्रण से जुड़ा है, हालांकि न्यायिक पहलू भी हैं, जैसे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन, पोस्टिंग और पदोन्नति प्रमोशन में
राज्यपाल हाईकोर्ट से परामर्श करते हैं। राज्य की न्यायिक सेवा के जो अन्य सदस्य हैं, जिला न्यायाधीशों के अलावा, उनकी पोस्टिंग, प्रमोशन, छुट्टी, ट्रांसफर और अनुशासन से संबंधित मामले हाईकोर्ट ही देखता है। ठीक है। और अगर किसी निचली अदालत में कोई ऐसा मामला लंबित है जिसमें संविधान की व्याख्या से जुड़ा कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो हाईकोर्ट उस मामले को अपने पास वापस मंगा सकता है और खुद तय कर सकता है। और हाईकोर्ट द्वारा तय किया गया कानून उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। ठीक है। छठा अधिकार क्षेत्र। छठा है अभिलेख न्यायालय, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसके दो मतलब होते हैं। क्या है वो? पहला, हाईकोर्ट के निर्णय, कार्रवाई और कार्य स्थायी स्मृति और साक्ष्य के लिए दर्ज किए जाते हैं। इन्हें कानूनी मिसाल यानी लीगल प्रेसिडेंट माना जाता है और इनकी वैधता पर किसी निचली अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। दूसरा, अभिलेख न्यायालय होने के नाते हाईकोर्ट के पास अपनी अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंडित करने की शक्ति है। ये अवमानना सिविल या क्रिमिनल हो सकती है। ये शक्ति न केवल अपनी बल्कि अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए भी है। अच्छा, ये अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। इसके पास अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने और उसे सुधारने की शक्ति भी है। हालांकि ये शक्ति संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट की तरह स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई है। ठीक है। और सातवां और आखिरी? सातवां है न्यायिक समीक्षा की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। हाईकोर्ट केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों, लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स और कार्यकारी आदेशों, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति रखता है। जांच का आधार क्या होता है? आधार ये होता है कि क्या वो कानून या आदेश संविधान का उल्लंघन करते हैं। जैसे, क्या वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, क्या वे उस प्राधिकारी की क्षमता से बाहर हैं जिसने उन्हें बनाया है, या क्या वे संविधान के किसी अन्य प्रावधान के प्रतिकूल हैं। और अगर उल्लंघन पाया जाता है तो हाईकोर्ट उन्हें अवैध, असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 226 स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट को ये शक्ति प्रदान करते हैं। में से 42वें संशोधन ने इस शक्ति को कम करने की कोशिश की थी, लेकिन 43वें संशोधन ने इसे फिर से बहाल कर दिया। तो ये स्पष्ट है कि हाई कोर्ट्स के पास शक्तियों और जिम्मेदारियों का एक बहुत ही व्यापक दायरा है। मौलिक अधिकारों की रक्षा से लेकर निचली अदालतों पर नियंत्रण और कानूनों की संवैधानिकता जांचने तक। निश्चित रूप से ये राज्य स्तर पर न्याय के प्रशासन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। तो आज हमने एम लक्ष्मीकांत के इन अंशों के जरिए भारतीय हाई कोर्ट्स की संरचना, उनके जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया और उसमें आए जो उतार चढ़ाव हैं, उनकी व्यापक शक्तियों और सबसे अहम उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने वाले संवैधानिक उपायों को समझा। ये वाकई राज्य स्तर पर न्याय और कानून के शासन के मजबूत स्तंभ हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे 1862 से शुरू होकर ये संस्था विकसित हुई, कैसे नियुक्ति प्रक्रिया खासकर कॉलेजियम प्रणाली विकसित हुई और एनजेएसी के साथ उसका टकराव हुआ, और कैसे संविधान निर्माताओं ने जजों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कार्यकाल की सुरक्षा, वित्तीय स्वतंत्रता, अवमानना की शक्ति जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए। हाँ। साथ ही हमने उनके विविध अधिकार क्षेत्रों, मूल, रिट, अपीलीय, पर्यवेक्षी और न्यायिक समीक्षा की अहमियत को भी समझा। ये सभी मिलकर हाई कोर्ट को एक बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संस्था बनाते हैं। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो विचार कर सकते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता के बीच जो एक संतुलन बनाने की कोशिश लगातार चलती रहती है, खासकर कॉलेजियम बनाम एनजेसी की बहस को देखते हुए, आपको क्या लगता है भविष्य में हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरह विकसित हो सकती है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे पारदर्शिता, स्वतंत्रता और साथ ही अदालतों पर जो काम का बढ़ता बोझ है, उन जैसी चुनौतियों का एक साथ बेहतर समाधान निकल सके? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। हाँ, ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है।